तो आज हम मैकेनिक्स में कुछ प्रॉब्लम करेंगे और जिसमें डायमेंशन की भी प्रॉब्लम करेंगे, फिर कुछ मोशन वाला कुछ पार्ट भी देखना है थ्योरेटिकल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायमेंशन से। तो कुछ AIEEE की पुरानी प्रॉब्लम्स डायमेंशन की देखते हैं। इसमें पूछा किस की विमाएँ समान है, ठीक है, यानी हमें डायमेंशन चेक करना है किसकी समान है। तो वैसे हम इन जनरल देखें तो हमने किया हुआ है पहले से। देखिए, किसी तरह की ऊर्जा हो और गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा हो, ऊष्मा हो और इवन कार भी, इन सब की विमा आपकी ml² T-2 होती है। और कार के हिसाब से आप बल गुणा विस्थापन से भी निकाल सकते हैं। बल की होती है ml T-2, विस्थापन की L। तो यहाँ से आपकी एनर्जी की डायमेंशन ही आ जाती है। इसको आपको याद भी रखना चाहिए। तो एनर्जी के आधार पे हम काफ़ी सारी विमाएँ निकालते हैं। तो इसमें समान वाला हमें बताना है। तो बल आघूर्ण और कार, अगर हम इसमें देखें तो बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी, और कार में होता है बल गुणा विस्थापन। तो दूरी दोनों में आ रही है, तो यहाँ पे बल आघूर्ण की विमा भी हम निकालेंगे तो ml² T-2 होगी, तो कार की भी यही होगी। तो ये पहला वाला ही पेयर समान हो जाएगा। और बल और प्रतिबल समान नहीं होंगे, क्योंकि बल होता है ml T-2 और प्रतिबल में बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो ये अलग होगा। और ये भी समान नहीं होंगी, बल और कार की भी समान नहीं होंगी। तो पहला वाला है बल आघूर्ण और कार, ठीक है। विमाओं में हम बल आघूर्ण को भी शामिल कर सकते हैं। और मात्रक इसका हम जूल नहीं ले सकते हैं, ध्यान देना है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर ही लिया जाएगा। जूल ने कार के बारे में बताया था, इसलिए हम बल आघूर्ण का मात्रक जूल नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे। डायमेंशन सेम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैं इसकी जनरल बात कर लेता हूँ। देखिए, 1/4πε0 ये होता है 9 × 10⁹ उसी तरह μ0/4π ये होता है 10⁻⁻7, ठीक है। अब मैं इनका रेसिप्रोकल करके गुणा करता हूँ, इन दोनों का, या मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। तो ये आएगा आपका 4πε0, ये होगा 1/9 × 10⁻⁻9 हो जाएगा ये। और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे, तो 4πε0 ये आएगा आपका -7 -9/1/9। तो अब मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ तो ये 16 हो जाएगा प्लस का, और ये 4π कैंसिल हो जाएगा। तो μ0 की वैल्यू आएगी ये, इसी को मैं लिख सकता हूँ ये प्रकाश का वेग है, इसको हम c लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक जनरल रिजल्ट निकलता है कि μ0 की विमा होती है 1/c² के बराबर। c यहाँ पर प्रकाश का वेग है और वेग की विमा होती है L-T-1। तो इस आधार पर हम इसकी विमा आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पूछा गया है 1/ इसकी, तो μ0 की वैल्यू होती है 1/c²। तो ऊपर जाएगा तो c² आएगा, और c² का मतलब है L-T-1 का स्क्वायर, L² T-2, ये वाली आ जाएगी। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है बेसिकली। अब नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें ये पूछा है कि इसकी समान नहीं, तो बल आघूर्ण और कार की समान होती हैं, हम देख चुके हैं। और प्रतिबल यंग प्रत्यास्थता गुणांक और चाल, और ये तो देखिए अभी हमने रिलेशन निकाला है, μ0ε0 होता है 1/c²। तो चाल की विमा अगर मैं देखूं यहाँ से, तो 1/c होगा √μ0ε0, तो c हो जाएगा ये। तो चाल और इसकी सेम होगी, ये भी सेम है, बल आघूर्ण कार की सेम होती है। और अब हम संवेग और प्लांक नियतांक चेक करेंगे। संवेग P = mv होता है, इसकी डायमेंशन होगी ये,
आप वेग की डायमेंशन याद रखेंगे L-1, त्वरण की याद रखेंगे L-2, ये हमेशा, ठीक है। 2-3 विमाएँ याद रखेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद एनर्जी की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये 3 याद रखेंगे। तो समवेग की होती है आपकी mL-T-1, द्रव्यमान गुणा वेग। और अब निकालते हैं प्लांक नियतांक की, इक्वल टू होता है h न्यू। तो E बराबर होगा, H बराबर होगा E/न्यू। E है एनर्जी और न्यू है आवृत्ति, आवृत्ति की होती है T इनवर्स। तो mL² T-2 है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ क्या आएगा mL² T-1। तो यही वाला समान नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आ रहा है mL-T-1 और ये आ रहा है mL² T-2। तो संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएँ समान नहीं होंगी, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, बाकी सबकी समान है, ये ध्यान रखें। ये संवेग की है और ये है आपकी प्लांक नियतांक की, H की, जिन न्यू को इस तरह लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में श्यानता गुणांक की सही विमा है, तो हमें श्यानता गुणांक की विमा निकालनी है। इसको ईटा से व्यक्त करते हैं श्यानता गुणांक को, और इसमें हमें स्टोक्स लॉ से इसकी निकालेंगे विमा 6 पाई ईटा RV से। F आपका फोर्स है, 6 पाई कोई विमा नहीं होगी, R त्रिज्या होती है गोली की, V वेग होता है। तो ईटा इक्वल टू होगा F/6 पाई RV। तो F की होगी mL-T-2, 6 पाई कुछ नहीं, R की L होगी और वेग की होगी L-T-1। अब L कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी को ऊपर ले जाएंगे, mL इनवर्स और ये बचेगा T इनवर्स। तो श्यानता गुणांक की mL इनवर्स T इनवर्स, ये किस ऑप्शन में है आपका? थर्ड में, ये हो जाएगा। चलिए वेक्टर पर बेस्ड है। इसमें पूछा है A क्रॉस B और B क्रॉस A, तो A और B के बीच का कोण कितना होगा, ये हमें बताना। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B बराबर हमें दिया है माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B क्रॉस A को माइनस A क्रॉस B। अब इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो 2A क्रॉस B 0 हो जाएगा। दिस मीन अगर A क्रॉस B 0 है तो इसका मतलब है कि A पैरेलल होगा B के, यानी A और B के बीच का कोण कितना? 0, ठीक है। 0 होगा या पाई, एक केस पाई भी हो सकता है, क्योंकि 0 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा केस क्या बचेगा यहाँ? पाई वाला, क्योंकि A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 में थीटा की वैल्यू हमारी 0 आएगी, पाई आएगी, 2 पाई आएगी, और 0 गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब एंगल पाई लेंगे। यहाँ 180 कोण पर भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ये आपका वर्क डन का है। किसी कहाँ पर इतना बल का आ रहा था, वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो वेक्टर फॉर्म में वर्क डन होता है F.D और D होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो D को हम AB भी कह सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे बनती है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो हमें AB वेक्टर निकालना होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक से। तो यहाँ पर वही दिया है, मूल बिंदु से यहाँ तक आ जाता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि ये बल कण को 0 से 2,-1 पे प्रतिस्थापित कर देता है। ये 2,-1 है, के वाला 0 है। तो ए बी वेक्टर होगा आपका, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो डी वेक्टर यही हो जाएगा आपका। बेसिकली डी वेक्टर आर के इक्वल ही हो जाएगा, जो हमें गिवन है 2i - j, और फोर्स गिवन है तो वर्क डन होगा F.D। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे, 5i 3j और 2k कैप डॉट डी होगा 2i कैप माइनस j कैप। अब i के कोफिशिएंट का गुणा होगा प्लस j के कोफिशिएंट का गुणा होगा और प्लस k के कोफिशिएंट, k का यहाँ 0 है, क्या आएगा 10 - 6 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 4 जूल। ठीक है, तो 8 दूनी 10 और ये आएगा आपका -3, सॉरी 10 और ये आपका -3 आएगा, सॉरी। तो कितना बचेगा ये 7 जूल। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
इसमें भी यही पूछा किसकी विमाएँ समान नहीं है। तो चलिए अभी हमने कई चीज़ों की बात कर ली है। इसमें बल आघूर्ण और कार की ये समान होती है और इन सब की होती है ml² t-2। जड़त्वाघूर्ण बल आघूर्ण, तो आवेग और संवेग, आवेग बराबर संवेग परावर्तन होता है तो इनकी ऑब्वियसली सेम होगी। आवेश की हम F इंटू डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं, संवेग की द्रव्यमान गुणा वेग से, तो ये रिलेशन ही होता है, तो ये इक्वल होंगी। कौन सी संवेग प्लांक नीयतांक की इक्वल होती हैं, और ये आघूर्ण वाला, ये वाला गलत होगा तीसरा, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण होता है I/mr² और जड़त्वाघूर्ण की डायमेंशन होती है ml² और बल आघूर्ण की होती है ml² t-2। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी समान नहीं है, तो यही तीसरा वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ml²/q² दर्शाती है, जहां q आवेश को दर्शाता है। अब हमें आवेश को यही रखना है और ml²/q² इनमें से किसकी विमा होगी, ये इनमें से किसकी विमा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू BA। ठीक है, और हेनरी मतलब L, हेनरी पर मीटर स्क्वायर मतलब L में मीटर स्क्वायर का भाग और वेबर। तो हम दो तीन चीज़ें की डायमेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले यही देख लें फाई इक्वल टू BA, और B की निकालने के लिए F इक्वल टू ILB साइन थीटा। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी, यहाँ से हम B की पाएंगे F/IL। F की होगी ml t-2 और I की होगी आपकी, अब हमें I को यहाँ पे लेना है, विद्युत आवेश Q दिखाना है। ठीक है, तो I को हम Q/T लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है IT, तो I को हम Q/T लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आवेश Q के रूप में दिया है। I की जगह हम Q/T लिखेंगे तो T ऊपर जाएगा और L की L होगी। ठीक है, ये वाला जो L है लेंथ, तो चलिए इससे देखते हैं क्या क्या कटेगा। L कैंसिल आउट हो जाएगा, MT/Q ये हमारी आई, MT/Q ये किसकी आई, B की। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्रम से, हेनरी की और निकाल लेते हैं। तो ये हमारी डायमेंशन है चुंबकीय क्षेत्र की B की, MT इनवर्स अपॉन L, यहाँ से ये T इनवर्स बचेगा, तो B की डायमेंशन है MT इनवर्स अपॉन Q। ठीक है, चलिए अब एक एक का चेक करते हैं। अब निकालते हैं इसकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक होता है, यानी φ/A से, और चुंबकीय क्षेत्र में हमें ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं मिले। हेनरी की निकालने के लिए U बराबर ½ Li², तो L बराबर होगा 2U/I²। 2U मतलब U मतलब एनर्जी, ml² t-2, y² का होगा Q²/T², तो ये ऊपर जाएगा। तो देखिए L के इक्वल ही आ रहा है, तो ये हेनरी के इक्वल आएगा। देखिए कैलकुलेशन में यहाँ पे ये T² ऊपर जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, ml²/Q² ही बचेगा, तो इसका मतलब ये किसकी डायमेंशन है, हेनरी की। ये ध्यान रखना, प्रेरकत्व की आप निकालेंगे U इक्वल टू ½ Li² से। मैं और साफ साफ दिखा देता हूँ यहाँ से, तो L की होगी 2U/, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का सूत्र है, तो 2 की तो कुछ नहीं होगी, और U मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा की ये होगी, और I को हम लिखेंगे Q/T, यहाँ आएगा Q² टाइम स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ml² Q² बचेगा, तो ये आपकी हो जाएगी हेनरी, क्योंकि L का मात्रक होता है हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र की विमा ml/t और कूलाम के पदों में लिखिए। तो अभी मैंने पिछले में निकाली थी, चलिए फिर से समझा देता हूँ। F इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो B इक्वल टू होगा
एफ अपॉन आई एल, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो एफ की होती है एम एल टी माइनस टू। अब हमें आई नहीं लिखना है, कूलाम इंसर्ट करना है, तो आई को हम फिर लिख लेंगे क्यू अपॉन टी इंटू एल। क्यू की हमें सी लेना है तो टी ऊपर जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू टी, ये वाला टी डायमेंशन लिख देंगे इसकी। क्यू की सी लेना है और इसकी एल रहेगी, तो ये एल एल कैंसिल होगा, एम टी इनवर्स सी इनवर्स, तो एम टी इनवर्स सी इनवर्स तीसरे में है, ठीक है। सार्थक अंक वाले आप कर ही लेंगे। अब चलिए कुछ वन डी मोशन की पहले कुछ चीज़ों की बात करते हैं और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और इधर जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो वन डी मोशन, तो थ्योरी को मैं अलग से आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लॉ ऑफ मोशन और फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि कितने तरह के फोर्सेस हैं जो आपको यहाँ जिनका एप्लीकेशन होगा। फोर्सेस में सबसे पहले हम तनाव की बात करेंगे, जो जनरल फोर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट की, भार की, ठीक है। तो भार में भार होता है एम इंटू जी। जैसे कोई मान लीजिए क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल में कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका द्रव्यमान एम है, तो इसका जो भार एम जी होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा और नॉर्मल रिएक्शन जो एन होती है अवलंब प्रतिक्रिया वो इसको बैलेंस करती है। तो हमें मुख्य रूप से जो बल होते हैं मैं उनकी लिस्ट यहाँ पहले बनाता हूँ। भार एक हिसाब से आपका बल ही है क्योंकि डायमेंशन बल के इक्वल होगी इसकी। और फिर बात करेंगे अवलंब प्रतिक्रिया, ये भी बल है, तभी तो बल से बल सब्ट्रैक्ट होते हैं, नाम इनके अलग अलग होंगे। इसको आयन से हम डिनोट करेंगे जनरली और वेट को डब्लू से। तीसरा है आपका तनाव बल, टेंशन, ठीक, इसको जनरली टी से व्यक्त करेंगे जो मुख्य फोर्सेस हैं। और स्प्रिंग वाला फोर्स भी है एफ इक्वल टू के एक्स, हुक की से, ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से अभी अवलंब प्रतिक्रिया, तनाव और इनकी बात करनी है, और जो इक्वेशन होती है एफ इक्वल टू एम ए, इस पे बात करनी है। जब गति होगी और कोई एम द्रव्यमान का पिंड है, हमने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने से मान लीजिए इसमें एक्सीलरेशन जनरेट हुआ ए, तो कंडीशन होगी एफ इक्वल टू एम ए। और यहीं पे आपका जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो फिर गति की समीकरण आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो तीन गति की समीकरण है। फिर हमें कैलकुलस का यूज करना होता है इसमें, तो हम इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर उनकी जो डेफिनेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है, इनकी बात होगी। तो पहले हम आपको बलों की ही बात करेंगे। तो भार आपको जैसे समझ में आया, हमेशा एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा, और जो अवलंब प्रतिक्रिया होगी वो हमेशा उस तल के लंबवत होगी जिस तल के संपर्क में वो वस्तु है। तो मैं यहाँ कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
सबसे पहले तो एम द्रव्यमान का पिंड अगर क्षैतिज में रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन इसकी लंबवत ऊपर की ओर होगा और ये बैलेंस होगा mg से। जरा नत समतल में आते हैं। ये मैंने एक नत समतल लिया थीटा कोण पे, यहाँ पे कोई वस्तु मान लीजिए बैलेंस से रुकी है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस तल के लंबवत लगेगा। जब भी कोई वस्तु किसी सरफेस को दबाएगी तो सरफेस भी उस पर बल लगाएगा, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। और यहाँ पे ये बैलेंस होती है mg cos थीटा से, क्योंकि mg यहाँ नीचे होता है, mg का कंपोनेंट लिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं n पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ n इस तरह होगा। मान लीजिए कोई लैडर है, ये मान लीजिए फर्श है और ये दीवार है। अब कोई लैडर यहाँ पे बैलेंस है सीढ़ी, और सीढ़ी अगर बैलेंस है यहाँ पे तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस तल पे जो लगेगा इसकी लंबवत होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के, तो इसे n1 कह सकते हैं और ये n2 होगा कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह लगेंगे। और मान लीजिए कोई गोला हो या अर्धगोली कोई कटोरा है, ऐसे मान लीजिए अर्धगोला है 3D में, खोखला अर्धगोला है, और यहाँ पे हम कोई छड़ को संतुलित कराएं, अगर मान लीजिए कोई छड़ यहाँ संतुलित है और इसका सेंटर मान लीजिए ये, हमें यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बनाने हो, यहाँ पे टच करेगी छड़ तो हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। यहाँ टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन है। और यहाँ ये कन्फर्म है कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से जाएगा और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर से जाएगा, ये इसके लंबवत होगा। तो ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन है जो मैंने आपको दिखाए। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। और तनाव बल की हम बात करेंगे तो तनाव बल हमेशा वस्तु से दूर और रस्सी के अलंग लगता है। नॉर्मल रिएक्शन आपके इस तरह होंगे। अब हम बात करते हैं कि किसी वस्तु में मान लीजिए क्षैतिज में गति हो रही है और हम सभी चिकने तलों की बात कर रहे हैं, अभी हम घर्षण कहीं कंसीडर नहीं कर रहे हैं। म्यू इक्वल टू 0 हर जगह। ये एम द्रव्यमान का पिंड है। मान लीजिए इसमें हमने राइट साइड में एक बल लगाया F1 और लेफ्ट साइड में भी एक बल लगाया F2, और ये हमें गिवन है कि F1 बड़ा है F2 से। जब F1 बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किस ओर शिफ्ट होगा, ये राइट में जाएगा। तो मान लीजिए राइट में ये ए त्रिकोण से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें F इक्वल टू ma लगाना है। तो जो ये आपका फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, ये आप किसी भी एक डायरेक्शन के अलोंग लगा सकते हैं। हम अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की ही बात करें तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी F इक्वल टू ma। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपकी ए की डायरेक्शन है वही F की डायरेक्शन होगी। यानी हम कह सकते हैं F इक्वल टू ma में कि F वेक्टर और ए वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। जो डायरेक्शन ए की होगी, एक्सीलरेशन की होगी, वही फोर्स की होगी हमेशा, क्योंकि एम हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसी चीज़ की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए तो वहाँ F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो क्यू देखिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आवेश द्रव्यमान तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर क्यू नेगेटिव है तो F और ई अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अगर क्यू पॉजिटिव है तो F और ई पैरेलल होते हैं, और क्यू अगर नेगेटिव है तो ये एंटी पैरेलल होती हैं। यानी यहाँ पे इनके बीच का कोण 0 है और इस केस में इनके बीच का कोण 180 होगा। एंटी पैरेलल का मतलब इस तरह होंगे। अगर F यहाँ है तो E यहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। तो F इक्वल टू ma की वेक्टर फॉर्म हुई। और अब कभी कभी ये होता है कि एक पिंड पे एक से ज़्यादा बल लगे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे F रिजल्टेंट। जनरल फार्मूला है F रिजल्टेंट इक्वल टू ma। वेक्टर फॉर्म में तो आप सीधे वेक्टर वैल्यू रख के कितने भी डायमेंशन की लगा सकते हैं, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड से लगाते हैं तो किसी एक यूनिक डायरेक्शन के लिए इसका यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम F इक्वल टू ma लगाना चाहें इस कंडीशन में तो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका F1 माइनस F2, क्योंकि F1 F2 में F1 बड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स में आएगा F1 माइनस F2 और ये इक्वल टू होगा ma के। तो यहाँ से हमें जो चीज़ें फिर पूछी गई होंगी हम डील करेंगे। तो अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ इक्वेशन पे और बलों पे, ठीक है। तो इसके लिए हम अब अगला उदाहरण लेते हैं आपका पुली वाला। पुली पे काफ़ी सवाल बनते हैं घिरनी पे, तो इसकी इक्वेशन पे भी हम बात कर लेते हैं और इसका अभिन्न त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो हम घिरनी को ही पूरा अलग से समझ लेते हैं। घिरनी ऐसी बोलते हैं पुली सिस्टम, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई घिरनी है और घर्षणहीन है और किसी रिजिड सपोर्ट से ये टाइटली बंधी हुई है, ये फिक्स है। और एक रस्सी हमने ली बिना घर्षण के और ऐसे पास करा दी इससे, और दोनों छोरों पर एक एक द्रव्यमान बांध देंगे इसमें।
इधर मान लिया M1 बांधा है और इधर मान लिया M2 बांधा है, ठीक है। तो अगर M1 M2 इक्वल होंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि M1 बड़ा है M2 से। अगर M1 M2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, और दोनों के त्रोण समान होंगे, क्योंकि इसको अगर हम x डिस्प्लेसमेंट नीचे लाते हैं तो ये x ऊपर जाएगा, क्योंकि टाइटली ये स्ट्रिंग रस्सी से बंधा हुआ है। तो जब विस्थापन समान समय में समान विस्थापन है तो वेग समान होगा और समय के रिस्पेक्ट में उसका त्वरण भी समान होगा, ठीक है। तो ये a एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, ये a से ऊपर जाएगा। और अगर रस्सी एक ही है तो तनाव कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक ही रस्सी है तो तनाव पूरी रस्सी का सेम t रहेगा, और जिस वस्तु के लिए तनाव देखेंगे उससे दूर। अगर हम यहाँ पिंडों के लिए बनाएं तो इस पिंड के लिए तनाव इससे दूर, इसके लिए इससे दूर, यानी टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स स्ट्रिंग, मतलब तनाव हमेशा वस्तु से दूर की ओर कार्य करता है, जिस वस्तु के लिए तनाव हमें देखना है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, वस्तु से दूर की ओर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रस्सी के अलग लगता है तो इनके लिए टी हो। अगर हम गिरनी के लिए देखें कि गिरनी पे टी कैसा होगा, तो गिरनी पे टी इस तरह होगा, इसके लिए इससे दूर। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये टी और टी कैंसिल होंगे, क्योंकि ये इस वस्तु पे हैं, ये अगर अलग अलग वस्तु के बल लगे हैं तो उनका परिणाम ही नहीं देखते हैं इस तरह। एक ही वस्तु पे अगर लगे होते टी और टी तो कैंसिल हो सकते थे, ये अलग अलग पे हैं तो यहाँ कैंसिल नहीं होंगे। अब हम दोनों की FBD से इक्वेशन बनाते हैं। इसी त्वरण को बोलते हैं उभयनिष्ठ त्वरण, क्योंकि दोनों का सेम है तो कॉमन एक्सीलरेशन होता है, और तनाव भी कॉमन ही कह सकते हैं। आप एक ही रस्सी है और टी आपका रस्सी का तनाव है, तो यहाँ तनाव और टी दो चीज़ें हमें निकालनी। तो चलिए हम M1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे और M2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो M1 के लिए हम M1 को यहाँ बना लेते हैं, उस पर लगने वाले बल बना लेते हैं। तो इसका जो भार होगा M1G वो नीचे लगेगा, भार तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, ये भी होगा। तो M1G M1 वाले के लिए नीचे है और T ऊपर है, और गति हो रही है इसकी नीचे की ओर। इतनी चीज़ें हमें पता है, टोटल बल और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो M1G और T में आपका ऑब्वियस सी बात है M1G बड़ा है, क्योंकि तभी तो नीचे ला पा रहा है इसी। तो F रिजल्टेंट में क्या आएगा, परिणामी बल होगा M1G माइनस T। अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो ऐड हो जाती, बड़े में छोटा घटाना है, इनटू इक्वल टू MA, M की जगह M1 आएगा, जो ट्रेवल कर रहा है उसका मास आएगा यहाँ, ठीक। अब इसी तरह M2 के लिए हम FBD बनाए अलग से। तो M2G तो ऑब्वियस है नीचे होगा, यहाँ T ऊपर होगा और एक्सीलरेशन यहाँ ऊपर की ओर है, तो कौन बड़ा है, T। तो इसके लिए इक्वेशन होगी T माइनस M2G इक्वल टू M2A। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब हम इनसे A और T की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और दूसरी है T माइनस M2G इक्वल टू M2A। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। M1G माइनस M2G बराबर M1 प्लस M2 इंटू A। तो A मिल जाएगा हमें M1 माइनस M2 इंटू G बटे M1 प्लस M2। ये एक्सीलरेशन होगा, यही उभयनिष्ठ त्वरण होता है। इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो देखिए डायमेंशन देखें तो G की डायमेंशन गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण के बराबर होगी, और यहाँ M कैंसिल होगा तो डायमेंशन से तो दिख ही रहा है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि द्रव्यमानों का अंतर, यहाँ अंतर आया है, बटे योग द्रव्यमानों का गुणा G, ठीक है। तो अंतर बटी है। ऑब्वियस सी बात है कि यदि M1 बराबर M2 हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि M1 और M2 रखने पे बैलेंस हो जाएगा, ये कहीं गति नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका एक्सीलरेशन होगा। अब हम एक्सीलरेशन को इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो T निकलेगा। तो T की वैल्यू आएगी कि A का मान 1 में या 2 में रख देंगे, ये वाला, तो T आता है 2M1 M2G बटे M1 प्लस M2। ये तनाव होता है रस्सी का। कभी कभी घिरनी का दबाव पूछा जाता है तो ये 2T के इक्वल होता है, उसको भी समझ लीजिए। घिरनी की FBD भी देख लें
तो घिरनी का दबाव या घिरनी पर टोटल बल या घिरनी का परिणामी बल, इसी को दबाव भी कहते हैं, लेकिन है ये फोर्स ही, ठीक है। तो घिरनी की FBD जब हम बनाएंगे तो घिरनी पे बल हमें निकालने हैं टोटल, तो ये हमें निकालना है R। तो इसके लिए R तो ऊपर है, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, और ये जो फोर्स है नीचे होगा T, और ये वाला T भी नीचे होगा। तो R इक्वल टू कितना होगा 2T, तो T के दोगुने के बराबर होता है, यानी घिरनी का दबाव होता है 2 गुणा रस्सी का तनाव बल, तो 4m1m2 हो जाएगा ये। तो घिरनी वाली प्रॉब्लम इस तरह आप करेंगे। अब इसी में कुछ केस हैं नत समतल वाले भी हैं, तो पहले हम नत समतल पर एक्सीलरेशन भी देख लेते हैं, और यहाँ पे फिर हम पुली वाला केस भी करेंगे। तो चिकने नत समतल पर वस्तु का त्वरण, कितना होगा, ठीक है। और नत समतल का कोण मान लीजिए थीटा है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें F इक्वल टू एम से आसानी से निकालेंगे। देखिए ये थीटा मान लीजिए कोई पिंड है द्रव्यमान का जो नीचे आ रहा है, यहाँ छोड़ देंगे और म्यू 0 है, चिकना तल है, तो ये ऑब्वियसली नीचे आएगा, और इसको नीचे लाता है mg sin थीटा, और इसमें कोई बल नहीं है इसके अलावा। तो हम नत समतल के अंदेश जब F इक्वल टू एम लगाएंगे तो F की जगह आएगा mg sin थीटा, सिर्फ एक ही फोर्स है, और m इंटू ए, तो m कैंसिल होगा, तो A इक्वल टू होता है यहाँ g sin थीटा। तो चिकने नत समतल पे कोई पिंड अगर फिसल रहा है तो उसका त्वरण होता है g sin थीटा, ठीक है। अब हम रस्सी वाले केस भी कर लेंगे, और ये घटक कैसे आता है जरा इसको भी देख लें अलग से। जिसमें अगर थोड़ी देर के लिए हम इसकी FBD बनाएं तो नॉर्मल रिएक्शन लंबवत होगा, और वेट इसका mg नीचे होगा। अब हमें 2 फोर्स लगे, इन 2 को अब हमें mg को रिजॉल्व करना होगा। तो mg का कंपोनेंट 2 लंबवत अक्षों के अंदर हम ले रहे हैं, एक ये है नत समतल, एक है ये वाली लाइन। तो ये एंगल थीटा है, तो ये आपका आएगा थीटा, क्योंकि इसे आगे बढ़ाएं तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट आता है mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आता है mg sin थीटा, ठीक है। n तो बैलेंस होता है, n इक्वल टू होता है mg cos थीटा, और mg sin थीटा इक्वल टू होता है ma। ए त्वरण से नीचे आता है, एक्सीलरेशन a की वैल्यू होती है g sin थीटा, ठीक है। ये इन 2 इक्वेशन से आसानी से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब हम इसी में पुली लगाते हैं। तो एक नत समतल ले रहे हैं, इधर पुली लगा लेते हैं, और एक पिंड को यहाँ सस्पेंड लटका दे रहे हैं, और एक पिंड इस तरह इस पे चलेगा। ये रस्सी है, ये पिंड इस पे है, ये मान लीजिए m2 है, ये मान लीजिए m1 है, तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई रस्सी, ठीक। और ये एंगल थीटा है। तो अब हम जब इसको छोड़ देंगे इस तरह, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि m1 नीचे आए, और ये भी हो सकता है कि m2 नीचे आए। तो ऐसे केस में हमें बलों को देखना होगा। तो पहले हम कुछ बल और बनाते हैं इसमें। तो ये होगा आपका m1g, जो कन्फर्म है उन्हें बना लेते हैं, और m2g sin थीटा ऑब्वियसली नीचे लगेगा, ये हमेशा यहीं आएगा क्योंकि mg नीचे की ओर है। और तनाव इसके लिए इससे दूर होगा, इसके लिए इससे दूर होगा, ये टेंशन होगा। तो अब दोनों पे जो फोर्स लगे हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो T तो दोनों में है, और m1g यानी हम कंपैरिजन करेंगे m1g व m2g sin थीटा के बीच, इनमें जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। तो हम मान लेते हैं कि m1g बड़ा है, माना m1g इज ग्रेटर देन m2g sin थीटा, और ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा। तो मान लिया ये a त्वरण से नीचे आ रहा है, तो ये a से ऊपर जाएगा। अब हम F इक्वल टू एम m1 के लिए लगाएंगे, m1 के लिए F इक्वल टू एम करेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा m1g, और ऊपर है T, तो नेट फोर्स होगा m1g माइनस T इक्वल टू m1a। और m2 के लिए देखिए T माइनस m2g sin थीटा इक्वल टू m2a। ये 2 इक्वेशन बनेंगी इस तरह। अब हम ऐड करके a निकाल लेंगे और a का मान रख के T निकाल लेंगे।
बस इक्वेशन आपको समझना है ढंग से, तो ऐड करके फिर कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए ऐड करेंगे तो टी कैंसिल होगा, इधर बचेगा m1g माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, कॉमन ले लेंगे तो ए आपको मिलेगा ही। अब हम यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर हम इसमें थीटा को 90 कर दें तो घिरनी वाला केस मिल जाएगा। अगर हम इस पूरे फिगर में इसको इमेजिन करें कि थीटा इक्वल टू 90 है, जब थीटा इक्वल टू 90 कर देंगे तो पूरा जो घिरनी वाला केस है वो पुली वाला सबसे पहला वाला वो बन जाएगा और वही वैल्यू भी मिलेंगी। देखिए एक्सेलेरेशन हमारा आ रहा है m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। अगर थीटा को 90 पुट करें तो वही वाली वैल्यू मिलेगी, साइन 90 एक होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से तनाव भी निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन भी हमारा आ गया और घिरनी पर दबाव भी पूछा जाए तो इसकी ही बात कर लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन हमारा आया था m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, टेंशन भी निकल आएगा। और घिरनी पर अगर दबाव पूछा जाए तो घिरनी का BDM बनाएंगे इस तरह, देखिए m1 ये t नीचे था यहाँ और एक t इस तरह था। तो अगर हम एंगल ये निकालना चाहें तो ये थीटा है 90, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा और ये t। तो अब हमारा सीधे इस तरह हो जाएगा कि अगर घिरनी पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो दो फोर्स इसमें लगे हैं t और t, दोनों t हैं और जिनके बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा R बराबर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2tt कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर साइन थीटा, और इसको हम सॉल्व करना चाहें तो अंदर ही कॉमन ले सकते हैं 2t स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए वहाँ हमारा घिरनी पर दबाव आया था 2t पहले केस में, तो इसमें भी अगर मैं यहाँ थीटा इक्वल टू 90 रखूँ, देखिए तो फिर यहाँ से भी वो चीज़ क्लियर हो रही। तो देखिए आर कितना मिलेगा, ये 90 अगर रखते हैं तो एक होगा, एक 2, तो ये रूट के अंदर आएगा 4t स्क्वायर मतलब 2t। यहाँ से भी वो चीज़ चेक हो रही है। अब डबल नस समतल वाला केस भी देख लेते हैं, उसमें भी इक्वेशन आप अब आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक एंगल अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा। यहाँ पे पुली है, इसमें भी रस्सी बंधी है इस तरह, ये मान लीजिए m1 है और ये मान लीजिए m2, और मान लीजिए ये m1 बड़ा है तो ये ऐसे ए तरह से जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये होगा आपका m1g साइन बीटा माइनस t इक्वल टू m1a, और यहाँ पे t बड़ा होगा और m2g साइन अल्फा नीचे होगा। यहाँ पे m1g साइन बीटा बड़ा था, ये नीचे लगेगा। ये इक्वेशन पहली बनेगी, दूसरी आएगी t माइनस m2g साइन अल्फा इक्वल टू m2a, ये हो जाएगी। यहाँ से t और a फिर निकल आएंगे, बस इक्वेशन भर आप समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मेज वाली प्रॉब्लम में, तो डबल जिसमें पिंड होगी, तो मैं इनकी इक्वेशन आपको समझा देता हूँ।
इधर पुली लगी है, यहाँ एक पुली लगी है और यहाँ पे एक मास रखा है कैपिटल एम द्रव्यमान का। इधर मान लीजिए M1 है सस्पेंडेड और इधर लटकाया गया है मान लीजिए M2। ये कहानी है। तो अब यहाँ भी, यहाँ पर जब इस तरह पिंड बीच में अटैच हो जाएगा तो रस्सी के तनाव अब बदल जाएंगे, ये ध्यान देना। यानी इतना तनाव दाएं तरफ वाली रस्सी का अलग होगा, बाएं वाली का अलग होगा, ये क्लियर आपको रखना है। और M1G यहाँ भी नीचे लगेगा और इसमें T1 मान लीजिए इस तरफ का तनाव, यहाँ का T2 तो इससे दूर लगेगा और T2 इससे दूर लगेगा। इस पे भी पूरे में T1 यहाँ तक रहेगा, तो इसके लिए देखा जाएगा तो T1 इससे दूर और T2 वाले के हिसाब से इस पे 2 तनाव लगेंगे कैपिटल एम पे और ये T2 ऐसे लगेगा। अब हम तीनों की FBD बनाएंगे। एक्सीलेशन यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि अगर हम एक को x डिस्प्लेस करते हैं तो सभी x से डिस्प्लेस होंगे, सब आपस में अटैच हैं इसलिए। तो इसका त्वरण भी a मान लिया राइट साइड में और ये भी a त्वरण से चलेगा और ये a त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा। तो सभी की हम FBD बनाएंगे, M1 की, M2 की और कैपिटल M की। तो M1 के लिए देखिए नीचे की ओर आ रहा है, इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो M1G बड़ा है, T1 छोटा है, तो M1G माइनस T1 बराबर M1A। इसी तरह इसमें T2 बड़ा है, T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। और कैपिटल M के लिए होगा T1 T2 दो ही बल लगे हैं, T1 बड़ा होगा, तो T1 माइनस T2 बराबर कैपिटल M इंटू A। इन तीनों से हमें एक्सीलेशन निकालना है, ओवेनिस त्वरण पूरे का, ठीक है। A आपका जो है वो है ओवेनिस त्वरण। तो ओवेनिस त्वरण के लिए हम सीधे ऐड कर देंगे तो तीनों का एक्सीलेशन निकल आएगा। तीनों को हम ऐड करते हैं, देखिए ऐड करेंगे तो T1 और ये T1 T2 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल हमें मिलेगा M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M इंटू A। तो यहाँ से A मिलेगा M1 माइनस M2 इंटू G बटे M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। अब देखिए यहाँ भी अगर हम M1 इक्वल टू M2 रखते हैं तो एक्सीलेशन 0 है और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि M1 बराबर M2 पे कोई भी पिंड ना ऊपर आएगा ना नीचे, सब संतुलित हो जाएगा जैसा गिरनी वाले केस में था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ें अगले टर्न को देखते हैं और भी आपको थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें, डेरिवेशन और 1D मोशन और डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ें नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू।